Hello my fellow learners, welcome to the Syntax Surfer. So in this video we are going to start with functions. So without wasting much time, let's get started. Function is a self-contained independent block of logical code which performs a specific task. तो जब हमें कोई पर्टिकुलर टास्क फुलफिल करवाना होता है तो हम फंक्शंस का यूज़ करते हैं, बट इनको हम इंडिपेंडेंटली यूज़ नहीं कर सकते. ये हमेशा मेन फंक्शन में कॉल किए जाते हैं और फिर वहाँ पर वो अपना टास्क परफॉर्म करते हैं. जैसे ही हम कॉल मेड करते हैं तभी जो हमारा जो फ्लो ऑफ सेंट्रल कंट्रोल होता है, जो हमारा प्रोग्राम चल रहा होता है, उसका कंट्रोल ट्रांसफ़र हो जाता है टू द डेफिनेशन एंड वहाँ पर लिखी हुई स्टेटमेंट्स को फिर हम परफॉर्म करते हैं. एंड देन जब वो फंक्शन का एग्जीक्यूशन हो जाता है उसके बाद कंट्रोल वापस से वहीं पहुंच जाता है जहाँ पे फंक्शन की कॉल की गई थी. सिंटेक्स ऑफ द फंक्शन. तो सबसे पहले फंक्शन की हम रिटर्न टाइप को, यानी कि डाटा टाइप जो उसका रिटर्न होगा उसकी डाटा टाइप डिक्लेयर करते हैं. फिर फंक्शन का नेम, देन उसकी लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, दैट इज़ पैरामीटर हम उसके अंदर सेट करते हैं कि हमें बेसिकली किस पे हम वो फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं. देन उसके अंदर जब उसकी हम डेफिनेशन करते हैं तो उसके अंदर हमारे ब्रेसेस स्टार्ट होते हैं. फिर हम उसमें हमारी क्या कहते हैं ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स आती हैं. देन फिर हमारे ब्रेसेस क्लोज हो जाते हैं. तो फंक्शन की इंपॉर्टेंस क्या होती है? जो हमारा मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता है. मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग का मतलब होता है कि हम एक बहुत बड़े प्रोग्राम को छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड कर सकते हैं. इससे हमारा डिवीज़न ऑफ वर्क हो जाता है. मतलब कि हम कोई जैसे हम कोई वेबसाइट कोई एक ऐप क्रिएट कर रहे हैं तो उसके हम कोई ब्लॉक को हम किसी एक पर्सन को असाइन कर देंगे तो कोई दूसरे ब्लॉक को दूसरे पर्सन को, और इससे हम उसको डीबग करना भी इजी हो जाता है और उससे प्रोग्राम को मतलब कि लिखना इजी हो जाता है. उसके अंदर मतलब इतना लॉन्ग नहीं रहता, वो रीड करने के लिए समझने के लिए भी इजी हो जाता है. स्पेस रिक्वायरमेंट भी कम हो जाती है मेमोरी की. कमिंग टू द स्कोप. अब स्कोप का क्या मतलब है कि वो रीजन ऑफ प्रोग्राम जहाँ पे एक डिफाइंड वेरिएबल, जो हमने एक वेरिएबल को हमने डिक्लेयर किया है, उसकी एग्जिस्टेंस होगी और उसके बाहर उसकी कोई एग्जिस्टेंस या उसका कोई एक्सेस नहीं हो सकता. तो इस बेसिस पे हमारे पास दो टाइप के वेरिएबल होते हैं. एक हो गया ग्लोबल वेरिएबल और एक हो गया लोकल वेरिएबल. लोकल वेरिएबल से मतलब हो गया कि ये सिर्फ एक पर्टिकुलर ब्लॉक या एक फंक्शन के अंदर, और ग्लोबल वेरिएबल होता है कि वो सारे फंक्शन के बाहर उसको हम डिक्लेयर करते हैं और उसकी लाइफ थ्रू आउट द प्रोग्राम होती है. हम उसको कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं. उसकी एग्जिस्टेंस पूरे प्रोग्राम में सेम रहती है. नाउ कमिंग टू द फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स. फॉर्मल आर्ग्यूमेंट से मतलब है जो एक प्लेस होल्डर होता है. प्लेस होल्डर से मतलब कि एक बफर टाइप होता है जिसमें हम अपनी वैल्यूज़ को पास कराते हैं व्हेन द फंक्शन इज़ कॉल्ड. ठीक है, तो हम मेनली उसको एक होल्डर की तरह यूज़ करें जिसमें हमारी दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आकर हम पास कराएंगे. ठीक है, एक्चुअल में जो हमारे एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स की वैल्यू है, तो एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स क्या हैं? वो वेरिएबल जो उस फंक्शन में यूज़ हुए हैं जिससे हमने दूसरे फंक्शन को कॉल किया है. अब ये एक प्रोग्राम की मदद से ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा. तो पहले हम लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल के लिए देख लेते हैं. जैसे हमने यहाँ पे अंदर डिफ़ाइन किया है, इसके मेन फंक्शन के अंदर हमने डिक्लेयर किए हैं इन वेरिएबल्स को ABC. तो ये क्या है? लोकल. और यहाँ पर हमने एक G वेरिएबल को मेन फंक्शन के और मतलब कोई भी टाइप का फंक्शन उसके बाहर डिक्लेयर किया है, तो वो क्या हो गया? ग्लोबल वेरिएबल. अब इसको मैं यहाँ भी यूज़ कर सकती हूँ, किसी और फंक्शन में भी यूज़ कर सकती हूँ और इसकी एग्जिस्टेंस रहेगी, कोई एरर नहीं आएगा. और एक और चीज़ होती है कि जो लोकल वेरिएबल होते हैं वो हमेशा यूज़र इनिशियलाइज़ करता है, लेकिन जो ग्लोबल वेरिएबल होते हैं वो हमेशा इनिशियलाइज्ड बाय द सिस्टम और उनकी वैल्यू हमेशा ज़ीरो या नल पे सेट रहती है. एक बार देख लेते हैं. जैसे कि इंट है तो ज़ीरो, कैर में नल, ये इस टाइप से नल शो किया जाता है. फ्लोट के लिए ज़ीरो, डबल के लिए ज़ीरो और पॉइंटर के लिए हम नल, ऐसे टाइप होता है. ठीक है, नाउ कमिंग टू द रूल्स फॉर एक्चुअल एंड फॉर्मल आर्ग्यूमेंट. तो जो भी हमारे फंक्शन की हम जब डिक्लेरेशन करते हैं तब हमें जो हमारे फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स हैं उनका टाइप स्पेसिफाई करना है, बट नेम हमारा नेसेसरी नहीं होता. अगर हम उधर ना स्पेसिफाई करके सीधा डेफिनेशन में करें तो भी इट्स ओके.
इनको हम डमी वेरिएबल्स भी बोल सकते हैं, फॉर्मल वेरिएबल्स को, ठीक है। और जो नंबर ऑफ़ एक्चुअल पैरामीटर्स है और नंबर ऑफ़ फॉर्मल पैरामीटर्स है एक फंक्शन के, मतलब कि एक प्रोग्राम के, वो सेम होने चाहिए, ठीक है। और दोनों का टाइप भी सेम होना चाहिए। Now let us come to the type of functions. Functions are of two types, that is library function and user defined function. Library function नाम से पता चल रहा है जो C के कंपाइलर में ऑलरेडी डिफाइंड होते हैं, C लाइब्रेरी में ऑलरेडी डिफाइंड होते हैं। और यूज़र डिफाइंड फंक्शंस जो हम खुद से डिफाइन करते हैं। Here are some of the library functions. आप इनको इधर से रीड कर लो। Let's move on to the user defined function. ये एक ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट है जो कि डिफाइंड बाय द यूज़र होता है। हम खुद से डिफाइन करते हैं, ये कंपाइलर में ऑलरेडी प्री डिफाइंड नहीं होते। सबसे मोस्ट प्रोमिनेंट एग्जांपल होगा इसका मेन फंक्शन, क्योंकि मेन हमेशा यूज़र ही डिफ़ाइन करता है। हम हमेशा मेन में ही मोस्टली अपना प्रोग्राम टाइप करते हैं। और एक एग्जैक्टली वन मेन फंक्शन होता है हर एक प्रोग्राम के अंदर, और मेन फंक्शंस जो होता है वो हमेशा मार्क करता है प्रोग्राम की बिगनिंग को। हाँ, ठीक है। तो अब हम फंक्शन, जब यूज़र डिफाइंड फंक्शंस करते हैं यूज़, तो उनको कैसे करें, तो उसके लिए हमारे पास 3 स्टेप्स होते हैं, दैट इज़ डिक्लेरेशन, डेफिनेशन एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप कॉलिंग ऑफ फंक्शन। तो जब भी हम कोई फंक्शन डिफ़ाइन करते हैं उसका मतलब होता है कि हम उसके बारे में, उसकी बॉडी को डिफ़ाइन करते हैं एक टाइप से, कि जो स्टेटमेंट्स हमें एग्जीक्यूट करवानी है। और जो सी लैंग्वेज में उसके लिए सिंटेक्स होता है यहाँ पे तो हेडर, इसको बोलते हैं हेडर, और ये होती है उसकी बॉडी। हेडर में आते हैं तो यहाँ पे हेडर में हम एक तो जो डाटा टाइप ऑफ रिटर्न वैल्यू, जो भी फंक्शन है वो कुछ रिटर्न कर सकता है हमें, कुछ ना भी रिटर्न करे तो हम वॉइड लेते हैं। फिर यहाँ पे हम फंक्शन का नेम बताते हैं और उसके पैरामीटर्स। फिर उसके बाद यहाँ पे आती है बॉडी ऑफ फंक्शन, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं, एक एग्जांपल है जिसमें हमने बताया कि कैसे हम फंक्शन को डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे इन टाइप का उसकी रिटर्न वैल्यू ली है। उसके बाद यहाँ पे हमने उसका नाम मैक्स रखा है, क्योंकि हमें मैक्सिमम फाइंड आउट करना है 2 नंबर्स के बीच का। फिर हमने एक नंबर को नाम दिया नंबर 1 और एक को नाम दिया नंबर 2। उसके बाद हमने यहाँ पे लोकल वेरिएबल्स डिक्लेयर किए अंदर, उसके अंदर हमने एक रिज़ल्ट नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया। फिर हमने लॉजिक लगाया, ये हमारा नॉर्मल लॉजिक है, और हमें ये रिटर्न क्या कर रहा है, रिजल्ट, जो कि किस टाइप का था, इंट। नाउ कमिंग टू द फंक्शन डिक्लेरेशन, इसे हम बोलते हैं फंक्शन प्रोटोटाइप। सो लेट्स डिस्कस द फंक्शन प्रोटोटाइप। ये बताता है कंपाइलर को कि अबाउट द फंक्शन नेम और कैसे हमें फंक्शन को कॉल करना है, ठीक है। उसको हम एक्चुअल बॉडी से अलग भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, मतलब कि एक्चुअल बॉडी को हम अलग से डिफ़ाइन कर सकते हैं और डिक्लेयर हम अलग से भी कर सकते हैं। तो जहाँ पे हम डिफ़ाइन करते हैं ना, वहाँ पर तो ये होता है सिग्नेचर, ऊपर जो हमने इसको डिक्लेयर किया होता है, इसको हम बोलते हैं फंक्शन सिग्नेचर। और फंक्शन सिग्नेचर हमेशा फंक्शन डिक्लेरेशन से मैच करना चाहिए। और दूसरी बात ये कि जैसे कि हमने यहाँ पे सिंटेक्स लिखा हुआ है, वो मैंने आपको बताया था, रिटर्न टाइप बतानी है पहले, फिर फंक्शन नेम, फिर लिस्ट ऑफ फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स। और यहाँ पे जो लिस्ट ऑफ फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स होती हैं उसमें जैसे हम एग्जांपल लिखा है मैंने यहाँ पे इंट num1 इंट num2, तो यहाँ पे हम इसकी खाली टाइप भी बता सकते हैं जो हमारे फॉर्मल आर्ग्यूमेंट है। ज़रूर नहीं हम उनका नेम दें, नेम हम डेफिनेशन में बता सकते हैं, ठीक है। सो फंक्शन डिक्लेरेशन तब नेसेसरी होती है जब हमने किसी और फाइल में फ़ंक्शन को डिफ़ाइन किया है और किसी और फाइल में हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। जनरली हम फंक्शंस को मेन के अंदर डिक्लेयर करते हैं, बट अगर हम उसे मेन के बाहर डिक्लेयर करते हैं तो वो एक ग्लोबल फंक्शन बन जाता है। उसके बाद जो भी फंक्शन का जो प्रोटोटाइप होता है वो हमेशा एंड होता है एक सेमीकोलन से। नाउ कॉलिंग ऑफ फंक्शन, व्हेन वी क्रिएट अ फंक्शन देन वी कॉल दैट फंक्शन इन अ पर्टिकुलर प्रोग्राम। और जैसे ही हम प्रोग्राम में उसको कॉल करते हैं तो उस फंक्शन का जो कंट्रोल, उस प्रोग्राम का जो कंट्रोल होता है वो ट्रांसफ़र हो जाता है उस फंक्शन की डेफिनेशन पे। और फिर वहाँ पे जो भी उसमें एग्जीक्यूट होती हैं, जो स्टेटमेंट्स लिखी होती हैं, और देन हमें एक रिटर्न स्टेटमेंट होती है, वो एग्जीक्यूट होने के बाद एक रिटर्न वैल्यू मिलती है हमें उस फंक्शन में। और जैसे ही हमारे एंड ब्रेसेस रीच हो जाते हैं, हम वापस से कंट्रोल हमारे मेन प्रोग्राम पे चला जाता है, ठीक है। तो जो हम एक फंक्शन कॉल करते हैं तो उसके लिए हमें सिंपली वैल्यूज़ पास करानी होती है टू द रिक्वायर्ड पैरामीटर्स अलॉन्ग विद द फंक्शन नेम। और अगर हमारे फंक्शन की कोई रिटर्न वैल्यू है तो हम उसे स्टोर कराने के लिए कोई रिटर्न वेरिएबल भी यूज़ कर सकते हैं।
फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हमने ये लिखा है रिटर्न इज़ इक्वल टू मैक्स ए बी। तो यहाँ पे हमने ये फंक्शन का नेम है हमारे, और यहाँ पर ये है फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स, नहीं सॉरी, यहाँ पे हमारे ये है एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स जो कि पास ऑन होंगे हमारे फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स के अंदर। और यहाँ पे हमने रिटर्न, हमें ये एक रिटर्न वैल्यू देगा, इसलिए एक रिटर्न वेरिएबल यूज़ किया। नाउ हमने पढ़ा कि जब हमें एक फंक्शन को कॉल करना होता है तो हम उसको कॉल करने के लिए उसमें वैल्यू को पास ऑन करते हैं, जो कि हमारे एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, जिनको हम पास ऑन करते हैं इन द फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स। अब हम कॉलिंग कैसे कर सकते हैं, कॉल बाय वैल्यू या फिर कॉल बाय रेफरेंस। तो कॉल बाय वैल्यू क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो हमारी एक्चुअल वैल्यू होती है उसको हम कॉपी कर देते हैं इनटू द फॉर्मल पैरामीटर, ठीक है। और जो भी हमारा चेंज होता है ना, वो सिर्फ फंक्शन के अंदर वाले जो फॉर्मल आर्ग्यूमेंट है उसके अंदर जब भी कोई चेंज आता है वो हमारे एक्चुअल आर्ग्यूमेंट को अफेक्ट नहीं करेगा। उसका रीज़न अभी मैं आपको समझाती हूँ। और जो कॉल बाय रेफरेंस होता है वो क्या करता है, कॉपी द एड्रेस, जो हमारा एक्चुअल आर्ग्यूमेंट है उसके एड्रेस को कॉपी करता है इनटू फॉर्मल आर्ग्यूमेंट। और जब भी हम कोई भी चेंज करेंगे फॉर्मल आर्ग्यूमेंट के अंदर तो वो चेंज हमारा हो जाएगा इन द एक्चुअल आर्ग्यूमेंट। तो लेट्स सी वाई। है वी कैन सी, मैंने यहाँ पे एक कॉलिंग करी एक फंक्शन की ऐड एम एन, ठीक है। यही हमारे एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स है एम और एन, और हमने उसको कहाँ पास ऑन कर दिया, इनटू द फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स ए एंड बी। तो यहाँ पे हम ए प्लस बी करेंगे तो यहाँ पे ए की जगह एम आएगा और बी की जगह एन आएगा। बट तो ये दोनों डिफरेंट जगह पे जाके स्टोर होते हैं जब हम कॉल बाय वैल्यू यूज़ कर रहे हैं। मतलब कि एम और एन हमने यहाँ पे स्टोर कराए हैं और ए और बी जाके कहीं और स्टोर हो रहे। तो मैंने ए और बी में कोई भी चेंज किया तो उससे एम और एन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। बट जब हम कॉल बाय रेफरेंस यूज़ करते हैं तो हम क्या करते हैं, पॉइंटर वेरिएबल्स का यूज़ करते हैं इन द फॉर्मल आर्ग्यूमेंट। और इसलिए हमारा जो है ये वाला जो हमारा पॉइंटर है ये इसका एड्रेस स्टोर कर रहा है, और इसलिए ये जो वैल्यू को रेफ़र कर रहा है वो तो ए और बी की ही वैल्यू है। इसलिए कोई सेम लोकेशन में स्टोर्ड है, हमारा जो वैल्यू है वो सेम लोकेशन में ही है, सिर्फ हमने यहाँ पे तो एड्रेस स्टोर करा है। एक्चुअल में तो हमारी वैल्यू ए और बी के पास ही है जहाँ पे उसका एड्रेस है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर इस पॉइंटर वेरिएबल में कुछ चेंज करेंगे तो वो एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स में भी चेंज आएगा। फॉर एग्जांपल हमने जो हम स्वैप वाला प्रोग्राम करते हैं उसके लिए एक फंक्शन बना दिया स्वैप। अब हम इसको कॉल कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने पहले इसको डिक्लेयर कर दिया वॉइड स्वैप करके, उसके बाद हमने यहाँ पे लोकल वेरिएबल को डिफाइन कर दिया। फिर हम कॉलिंग करेंगे, पहले हमने प्रिंट करा ली वैल्यूज़ बिफोर स्वैपिंग, देन हमने इसको कॉल किया स्वैप ए बी, और फिर हमने आफ्टर स्वैपिंग की वैल्यूज़ प्रिंट कराई। अब हम यहाँ पे कॉल बाय वैल्यू किया है क्योंकि हमने डायरेक्टली ए और बी ही पास किए हैं। सो अब यहाँ पर हम चेक करते हैं आउटपुट, तो आउटपुट में तो कोई चेंज ही नहीं आया। इसका मतलब जो भी हमने अभी पढ़ा था कि जब भी हम कॉल बाय वैल्यू करते हैं तो देयर इज़ नो चेंज इन द एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। लेकिन अगर अब हमें इनको डिस्प्ले करना है तो क्या करेंगे, बाय कॉल बाय वैल्यू ही हमें स्वैप कराना है और डिस्प्ले करानी है उनकी स्वैप वैल्यू। तो हम उसके बाद हम प्रिंट एफ लगा देंगे इन द फंक्शन स्वैप इंस्टेड ऑफ मेन फंक्शन, ठीक है। अब हम कॉल बाय रेफरेंस करते हैं इसी फंक्शन को यूज़ करने के लिए। तो कॉल बाय रेफरेंस करेंगे, देन व्हाट वी विल डू, हम यहाँ पे एड्रेस पास कर देंगे %a %b। अब एड्रेस पास होगा, ठीक है। तो यहाँ पर चेंज हो जाएगा, क्यों, हमने स्वैप करा। अब स्वैप करते ही हमने स्वैप किया, कैसे, हमने यहाँ पे पॉइंटर वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं। पॉइंटर्स क्या होते हैं, पॉइंटर्स आर दोज वेरिएबल्स दैट आर यूज टू स्टोर एड्रेस ऑफ अदर वेरिएबल। हम उसमें किसी और की मेमोरी लोकेशन या फिर एड्रेस को इसमें स्टोर करते हैं। तो अब इसमें यहाँ पे हमने इसको डिक्लेयर कर दिया, इसके लिए हम एस्टरिस्क का साइन यूज़ करते हैं, ठीक है। अब हमने यहाँ पे इसको स्वैप किया, तो यहाँ पे हमने इसका एड्रेस पास किया है, और यहाँ पे वैल्यूज़ जो चेंज हो रही हैं वो सीधा एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स में चेंज होंगी। तो जब हम नॉर्मल एक्स लिखेंगे इसका मतलब इसका एड्रेस है, और जब हम स्टार एक्स लिख रहे हैं इसका मतलब यहाँ पे हम इसकी वैल्यू की बात कर रहे हैं, जो हमारा एड्रेस जिसका स्टोर है उसकी वैल्यू क्या है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमने स्टार एक्स लिखा है, यानी कि हमने यहाँ पर इसकी वैल्यू को इस वेरिएबल में स्टोर करा है, यानी कि ए की वैल्यू को हमने इसमें स्टोर करा है। अब हमने इसमें
वाई की वैल्यू को स्टोर करा दिया और वाई में टेम्प यानी कि एक्स जो पहले वाला था वो स्टोर हो जाएगा। तो हमारे यहाँ पे जो स्वैपिंग एक्चुअली में हुई है वो हमारी एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स में हुई है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं अगर हम कॉल पे वैल्यू कर रहे हैं तो ए और बी की वैल्यू 10 और 20 है और एक्स और वाई की वैल्यू भी 10 और 20 है। बट अब हमने स्वैप किया तो हमने तो एक्स और वाई की वैल्यूज़ को स्वैप किया और वो एक डिफरेंट मेमोरी लोकेशन में सेव्ड, तो ये तो स्वैप हो जाएंगी, बट ए और बी का क्या वो तो सेम रह जाएंगे, ठीक है। बट कॉल बाय रेफरेंस के अब ए और बी की वैल्यू 10 और 20 है और यहाँ पे जो हमारा पॉइंटर वेरिएबल है इसकी वैल्यू क्या है, इसका एड्रेस स्टोर किया हमने। तो जैसे ही हम इसको कॉल करेंगे तो जब हम स्वैपिंग करेंगे तो ये सीधा जाएगा इधर और यहाँ से इन दोनों को स्वैप कर देगा। तो हमारी एक्चुअल स्वैपिंग ऑफ फॉर्म हमारी एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स की हो जाएगी। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट रिकर्शन। सो रिकर्शन का मतलब होता है जब एक फंक्शन अपने आप को ही बार बार कॉल करता है जब तक ये सर्टेन कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो जाती। तो ये एक प्रोसेस ऑफ चेनिंग होता है, ये एक टिपिकल प्रोसेस होता है, ठीक है। इसके लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं जैसे कि फैक्टोरियल। अब हमको पता है कि हम कभी भी कोई फैक्टोरियल करते हैं तो उसमें जैसे मुझे 5 का फैक्टोरियल चाहिए तो मैं उसको ऐसे लिख सकती हूँ 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। इसको लिख सकती हूँ मैं 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। तो हम बार बार फैक्टोरियल यूज़ कर रहे हैं इसके अंदर, तो इसलिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे इसको। तो हमने एक फैक्टोरियल के लिए फंक्शन बनाया, उसके अंदर हमने एक लोकल वेरिएबल ले लिया फैक्ट, और जब हमारा जब n 1 होगा मतलब कि हमारे 1 फैक्टोरियल तो 1 ही होता है क्योंकि 1 इंटू 0 फैक्टोरियल करेंगे, या तो हमें 0 फैक्टोरियल की वैल्यू बतानी पड़ेगी या फिर हमने 1 फैक्टोरियल की वैल्यू बता दी। तो यहाँ पे 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 है, एल्स जो कोई और नंबर होगा तो क्या होगा फैक्टोरियल इज इक्वल टू n, उस नंबर से हम मल्टीप्लाई कर देंगे फैक्टोरियल n-1, ठीक है। और हमें क्या मिल जाएगा रिटर्न में फैक्टोरियल। अब हमने इस फंक्शन के अंदर ही इसी फंक्शन को कॉल कर लिया, ठीक है। तो अब हमने मान लो 3 एंटर किया तो अब यहाँ पे क्या होगा 3 इंटू फैक्टोरियल 2। अब 2 में जब हम 2 का फैक्टोरियल यूज़ करेंगे तो हम 2 के अंदर 2 इंटू फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू क्या है 1, इससे हमें वैल्यू मिल जाएगी। सो वी कैन सी हेयर पहले हमने 3 में फैक्टोरियल किया, दूसरे का फिर उसको हमने सॉल्व करते हुए n-1 किया तो 1 का आ जाएगा, फिर 1 का फैक्टोरियल किया 1, वो मल्टीप्लाई करके हमें वैल्यू मिल जाएगी। नाउ कमिंग टू द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ रिकर्सिव फंक्शंस। तो एडवांटेजेस ये होता है कि इससे हमारा जो पूरा फंक्शन है वो एक कंसाइज फॉर्म में हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं और वो अंडरस्टैंडिंग उसकी बेटर होती है, और हम इसको डाटा स्ट्रक्चर की इम्प्लीमेंटेशन के लिए यूज़ करते हैं। मैथ्स मैथमेटिकल डेफिनेशंस के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है और हमारे प्रोग्रामिंग कोड को भी रिड्यूस कर देता है, तो हमारे लिए भी ईजी हो जाता है, ठीक है। और इसके डिसएडवांटेजेस ये होते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा मेमोरी ऑक्यूपाई होती है और इसके लिए हमें बहुत अच्छे प्रोग्रामिंग स्किल्स की नीड होती है, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी कुछ भी इधर उधर हुआ तो एक इनफाइनाइट रिकर्सिव लूप बन जाएगा, तो हमारे सिस्टम की मेमोरी पूरी भर जाएगी। So that's all for today's video. Here is a program to practice more about the concept we learned today. And if this video helped you a little bit, please subscribe to my channel.